अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। नाज़रीन, आमतौर पर समुद्र की कोस्ट लाइन बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए जाते हैं और उनकी जीती जागती मिसाल दुबई के पाम आइलैंड्स हैं। समुद्र की लहरों के खिलाफ जाकर वहां जमीन के टुकड़ों को बनाना वाकई एक मुश्किल तरीन चैलेंज होता है। लेकिन आज आप एक ऐसे सिटी के बारे में जानेंगे जिसको समुद्र में नहीं बल्कि समुद्र को रेगिस्तान तक लाया गया है। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है कुवैत में मौजूद सबाल अहमद सी सिटी की, जो कुवैत के बिजनेस टाइकून खालिद अल मौजू का ख्वाब था। नाज़रीन, मई की कड़कती गर्मी और रेगिस्तान के बीचों बीच खूबसूरत शेख का समुंदर और उसके इर्द गिर्द 2.5 लाख लोगों के लिए एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक ऐसा मिशन था जिसमें इंजीनियर्स को कुदरत के कानून के खिलाफ जाकर काम करना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि कुवैत को इस मेगा सी सिटी की जरूरत क्यों पेश आई? इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी कि पिछले 32 सालों से आज तक इस पर काम किया जा रहा है? और सबसे बढ़कर ये कि सी सिटी को बनाने में इंजीनियर्स को किस हद तक जाना पड़ा, इसी के बारे में मुकम्मल तफसील आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, कुवैत दूसरों के मुकाबले में है तो बहुत छोटा, लेकिन इसके बावजूद भी ये मिडल ईस्ट का दूसरा अमीर तरीन मुल्क है। कुवैत इतना अमीर मुल्क है कि दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यू रखने वाली करेंसी कुवैती दिनार ही है। नाज़रीन, जहां पर इंडिया में डॉलर की कीमत कम और पाकिस्तान में ज्यादा यानी 230 रुपए का $1 मिलता है, और नाज़रीन इसी तरह 3.2 कुवैती दिनार के बदले 13 अमरीकी डॉलर मिलते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ से निकलने वाला क्रूड ऑयल है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल कुवैत लगभग 300 करोड़ बैरल से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। एक तो इतनी ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन और फिर ऊपर से कुवैत की पॉपुलेशन भी सिर्फ 42 लाख ही है। यही वजह कि यहाँ का हर एक शख्स जरूरत से ज्यादा अमीर है। कुवैत में एक्सप्रेस यार्ड्स, लग्जरी विलास और ऐशो आराम वाली तमाम चीजें रखना एक आम सी बात समझी जाती है। और नाज़रीन, ये सब कुछ अभी से शुरू नहीं हुआ, बल्कि कुवैत की किस्मत 85 साल पहले बदली थी जब यहाँ से पहली बार ऑयल निकलना शुरू हुआ था। 1980 में कुवैत के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन उनके पास लग्जरी विलास बनाने के लिए जगह कम पड़ गई थी। कुवैत का तकरीबन सारा एरिया ही बंजर रेगिस्तान से भरा हुआ है। यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज न होने की वजह से रहना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसी वजह से सबकी कोशिश थी कि समुद्र किनारे अपना विला या फार्म हाउस बनाया जाए ताकि ठंडी हवा के मजे लिए जा सकें। नाज़रीन, बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए कुवैती बिजनेस टाइकून खालिद अल मर्जूक ने एक ऐसी लग्जरी सिटी बनाने का ख्वाब देखा जिसका हर विला, हर मेंशन प्राइवेट बीच पर बना हुआ हो। लेकिन ऐसा सिर्फ तब तक मुमकिन होता जब कुवैत की कोस्ट लाइन पर कोई जगह खाली होती। कुवैत सिटी पहले ही आधे से ज्यादा कोस्ट को कवर कर बैठी थी और बकाया बच जाने वाले कोस्ट पर कई प्रोजेक्ट्स पहले ही बन चुके थे। सऊदी अरब के बॉर्डर से सिर्फ 15 किलोमीटर पहले पर्शियन गल्फ पर एक नेचुरल क्रैक सिस्टम बना हुआ था। लहरों के प्रेशर से उन क्रैक्स में पानी काफी अंदर आ जाता था। ये देखकर खालिद मर्जूक को एक आइडिया आया कि क्यों न इस नेचुरल क्रैक को इस्तेमाल करके यहाँ एक पूरी सिटी बनाई जाए जिसमें इन क्रैक्स को एक्सटेंड करके अपनी मर्जी की शेप्स दी जाएं। ख्वाब तो उन्होंने देखा था, लेकिन उसको पूरा करना किसी हद तक मुश्किलात को बढ़ा देगा। नाज़रीन, ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। नाज़रीन, नॉर्मली होता कुछ यूं है कि नेचुरल कोस्ट लाइन हवा और लहरों के प्रेशर से बनती है। कोस्ट लाइन को अल्टर या चेंज करने की कोशिश की जाए तो ये कुछ ही दिनों में वापस अपनी असल हालत में आ जाती है, क्योंकि उनका मुकाबला कुदरत से होता है। अब अगर रेगिस्तान में एक ऐसा क्रैक सिस्टम बनाना जिसकी शेप भी अपनी पसंद की हो और नेचुरल पावर्स उसकी शक्ल भी ना बिगाड़े, तो उसके लिए एक ऐसी प्लानिंग की जरूरत होती है जो कुदरत के कानून के खिलाफ जाकर काम करे। और यहाँ भी कुछ ऐसी ही प्लानिंग की जरूरत थी। नाज़रीन, 1986 में खालिद अल मर्जूक के बेटे फवाक अल मर्जूक ने एक ब्रिटिश इंजीनियर डिजाइन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, जिन्होंने दिन रात एक करके कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से इस मेगा प्रोजेक्ट का डिजाइन बनाया। नेचुरली यहाँ पर सिर्फ 2 आइडियल क्रैक्स थी, लेकिन 2 क्रैक्स मजीद बनाने का फैसला किया गया। कौन सी क्रैक कहाँ से निकलेगी, इस पर हवा और लहरों का कितना प्रेशर होगा, ये सारी कैलकुलेशंस करके जिन क्रैक्स पर पानी का ज्यादा प्रेशर था उनको ठीक करके एक डिजाइन बनाया गया। लेकिन मामला अभी प्लानिंग फेज में ही था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आन खड़ी हुई। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। इराकी सोल्जर सिर्फ 2 दिन के लिए अंदर पूरे कुवैत में कब्जा करके बैठ गए।
सी सिटी कंस्ट्रक्शन तो दूर की बात थी, उस दौरान तो लोगों के चले चलाए बिजनेस भी ठप हो गए और लोग अपने घरों में बंद रहने पर मजबूर हो गए। अमेरिकन अलायंस ने कुवैत की मदद की और इराक के खिलाफ मुकाबला किया। 1 साल तक ये मामला चलते रहे, लेकिन जब इराकी सोल्जर्स कमजोर पड़ गए तो उन्होंने जाते जाते कुवैत की 700 से ज्यादा ऑयल वेल्स पर आग लगा दी। न सिर्फ इतना बल्कि इराकी सोल्जर्स से ऑयल वेल्स के आसपास अंडरग्राउंड माइंस इंस्टॉल कर दी ताकि कोई भी आग को बुझाने की हिम्मत ना कर सके। ये आग इतनी खतरनाक थी कि अगले 10 महीनों तक ये नॉन स्टॉप चलती रही। नाज़रीन, एक स्टेटमेंट के मुताबिक तेल के उन कुओं पर लगने वाली आग से कुवैत को रोजाना 60 लाख बैरल्स का नुकसान हुआ था, यानी टोटल 10 महीनों के 180 करोड़ बैरल्स का नुकसान। पूरी दुनिया में 15 दिनों तक जितना ऑयल आज इस्तेमाल किया जाता है, इतना ही तेल कुवैत में जला दिया गया था। 10 महीनों के बाद जाकर कुवैत ने इस आग पर $1.5 अरब खर्च करने के बाद काबू पाया। नाज़रीन, ये तारीख का एक ऐसा वाकया था जिसने कई सालों तक कुवैत को खोखला करके रख दिया। जब कुवैत इस मसले से निकला तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक और गल्फ कंट्री में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स जन्म ले चुके थे कि उनके सामने कुवैत सी सिटी का प्रोजेक्ट किसी खाते में ही नहीं था। नाज़रीन, यहाँ हम बात कर रहे हैं दुबई की। वहाँ पर दुनिया का सबसे महंगा 7 स्टार होटल बन चुका था और आर्टिफिशियल आइलैंड के कई प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी थी। और तो और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी थी। दुबई ज्यादातर इंटरनेशनल अट्रैक्शन पहले ही ले चुका था, लेकिन फिर भी कुवैत ने 2004 में सी सिटी की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया। सी सिटी का ये प्रोजेक्ट 5 फेजेस में डिवाइड किया गया और फैसला किया गया कि एक एक करके फेजेस कंप्लीट किए जाएंगे। सबसे पहला काम था फेज 1 और 2 पे खुदाई करने का। इसके लिए 40 बेलडोजर्स, 90 आर्टिकुलर डंपर्स और 87 एक्सवेटर्स, 48 डंप ट्रक्स और 6 क्रेन्स मंगवाई गयी। नाज़रीन, ये कोई आम खुदाई नहीं थी, क्योंकि रेगिस्तान के इस इलाके में सिल्ट पाई जाती थी। सिल्ट एक बहुत ही सॉफ्ट किस्म की सैंड होती है जिसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। बिल्डिंग तो क्या, उस पर चलना भी मुश्किल होता है। लिहाजा पहले खुदाई करके ऊपर वाली लेयर से रेत अलग की गई और फिर नीचे से सिल्ट को बाहर निकाला गया। उसके बाद वही रेत डालकर जमीन का लेवल बढ़ाया गया ताकि आने वाले सालों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का लेवल बढ़ जाए तो इससे साहिल पर बनने वाले विलास पर कोई असर ना हो। नाज़रीन, इस प्रोजेक्ट में सिल्ट और रेत की खुदाई बहुत मास लेवल पे की गई थी। कई महीनों तक 24 घंटे वर्कर्स की एक आर्मी इस काम पर लगी रही। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की स्टेटमेंट के मुताबिक सी सिटी के फेज 1, 2 और 3 में से टोटल 74 मिलियन क्यूबिक मीटर सैंड निकाली गई। ये तकरीबन इतनी ज्यादा रेत थी कि इससे दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम 20 मरतबा भरे जा सकते हैं। रेत से लेवल तो बढ़ गया था, लेकिन उसको अब कंप्रेस करने का वक्त आ चुका था, क्योंकि ये रेत फिलहाल बहुत लूज थी और किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कंप्रेस करने के लिए ट्रेन से 15,000 केजी का वेट जमीन पर गिराया जाता। जिस जगह पर ये लोड गिरता वहाँ एक बहुत बड़ा खड्डा बन जाता था। एक दिन में 1200 मरतबा 15 दिन तक जब ये जमीन पर गिराया जाता रहा तो कुछ ऐसे मनाजर देखने को मिलते थे। बाकी सब चीजें तो अपनी जगह, एक और भी ऐसा मसला था जिसका डर अंदर ही अंदर से सबको खाए जा रहा था कि उन आर्टिफिशियल क्रैक्स में जब समुद्र का पानी डाला जाएगा तो क्या ये पानी नेचुरल तौर पर फ्लो करेगा भी या नहीं। अगर पानी वक्त पर चेंज ना हुआ तो उसमें फंगस पैदा हो जाएंगे और बदबूदार पानी इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह तबाह कर सकता है। नाज़रीन, इस मसले से निपटने के लिए टाइडल गेट्स इंस्टॉल करने का फैसला किया गया। टाइडल गेट एक ऐसा मैकेनिकल गेट होता है जो सिर्फ एक तरफ से आने वाले पानी के प्रेशर पर खुद ब खुद खुल जाता है। जबकि समुद्र से आने वाली वेव बंद या कम हो जाएंगी तो ये गेट अपने आप वापस बंद हो जाएगा। कंप्यूटर सिमुलेशन पे ये टेस्ट करने के बाद नोटिस किया गया कि टाइडल गेट खुलने के बाद क्रैक्स का 100% पानी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। टाइडल गेट का मसला तो सिर्फ एक बड़े मसले का सोल्यूशन था, लेकिन अभी कई और मसलों से निमटना बाकी था। सी सिटी के इस प्रोजेक्ट में टोटल 250 किलोमीटर नए बीचेस बनने जा रहे थे, यानी जितनी कुवैत की अपनी कोस्ट लाइन है इससे भी ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन। इतने ज्यादा नए बीचेस के लिए वो खास सैंड भी चाहिए होगी जो आम तौर पर हमें बीचेस पर मिलती है। अब इतनी ज्यादा लाई कहाँ से जाए, ये बहुत बड़ा सवाल था। एक्सपर्ट्स ने उसका भी एक सोल्यूशन निकाल ही लिया। नॉर्मल रेत जिसकी कुवैत के पास कोई कमी नहीं थी, उसमें हर साइज के पार्टिकल्स शामिल होते हैं और ये सैंड बीच पर मौजूद होती है। इस सैंड के पार्टिकल्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लिहाजा अब फैसला किया गया कि नॉर्मल सैंड में मोटे साइज के पार्टिकल्स को फिल्टर किया जाएगा। रेत को पानी से धोकर उसमें से मोटे साइज के जर्रात को अलग किया गया। सिर्फ एक बार नहीं बल्कि ये अमल
4 बार किया जाता था। पानी से धोने और फिल्टर करने के बाद इस प्रोसेस में जो ज़र्रात बच जाते वही बीज के लिए परफेक्ट साइज थे। एक दिन में 4000 टन रेत को लाया जाता और पानी से धोकर उसको फिल्टर किया जाता और ये पूरा प्रोसेस कई महीनों तक दिन रात जारी रहता। बीचेस की सैंड लहरों के प्रेशर से बचाने के लिए पत्थरों की वॉल्स भी बनाने का फैसला किया गया। इन वॉल्स पर लगाए जाने वाले पत्थर बॉर्डर के उस पार सऊदी अरब के एक स्टोन क्वेरी से लाए जाते थे, क्योंकि कुवैत के पास अपनी एक भी स्टोन क्वेरी नहीं थी। पूरे 6 साल की मेहनत के बाद सीसीटी के 3 फेज कंप्लीट हो चुके थे। अब बारी थी एक आलीशान लॉन्च पार्टी की। कुवैत के उस वक्त के अमीर सबाल अहमद ने इस प्रोजेक्ट का भरपूर अंदाज में इफ्तिताह किया और उसी मौके पर उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपने नाम से जोड़ने का फैसला किया और तब से लेकर ये प्रोजेक्ट सबाल अहमद सी सिटी के नाम से पहचाना जाता है। ये अपनी तर्ज का एक इंतहाई कम्प्लेक्स मेगा प्रोजेक्ट है जिसके अभी तक सिर्फ 4 फेजेस कंप्लीट हुए हैं और 5th फेज की कंस्ट्रक्शन अभी तक चल रही है। पिछले 32 सालों से कुवैत इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मुश्किलात को झेल चुका है और उसमें पेश आने वाले इंजीनियरिंग चैलेंजेस को सिर्फ एक छोटी सी वीडियो में बयान करना खासा मुश्किल है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।